हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक वीकेंड क्लासेस पे फिर से आपके साथ। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ के अंदर से हमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आया था वो हमने पढ़ा था, और अब हम उस जर्नी को आगे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जो क्वेरी आई है, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं या जो स्टूडेंट्स मुझसे भी पर्सनली पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे मुझसे कुछ क्वेरी आई है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों का कहना ये था कि सर आपकी वीडियो में कंटेंट जो है वो बोर्ड का है, नीट का है या जेई का है, हमें ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जब हमारी वीडियो जब हम शुरुआत करते हैं तो वीडियो में बोर्ड का भी होता है, फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, फिर नीट का आता है, फिर जेई का आता है। तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अपना करें, जो नीट का करना चाहते हैं वो नीट लेवल का पढ़े, तो जेई लेवल का पढ़ना चाहते हैं वो जेई लेवल पढ़े। हमारी कोशिश ये है कि हम एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा कंटेंट दे पाएँ। क्लियर है। अब कुछ बातें जब समय के अभाव की वजह से कि लास्ट टाइम क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी टाइम की हो जाती है, आधे घंटे से वीडियो की जब हो जाती है टाइम, तो वो अपलोड होने में टाइम लेती है। इस वजह से हमारी कोशिश रहती है कि हम कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाएँ। तो लास्ट टाइम जब कूलॉम्स लॉ हम पढ़ रहे तो कुछ चीज़ें हमारी जो है छूट गई थी, वो हम इस जो वीडियो में है इसके अंदर हम आपको क्लियर करेंगे। तो देखो लास्ट टाइम जब कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि दो चार्ज हमारे पास Q1 एंड Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है हमने क्या ली थी R। तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकल के आया था F = K Q1 Q2 अपॉन में R², जहाँ पे K हमारा क्या था कांस्टेंट था। उसकी वैल्यू कितनी आई थी भैया, इसकी वैल्यू आई थी 9.1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं, जो कुछ बातें रह गई थी उनके बारे में हम बात करते हैं Q1 के ऊपर। सर Q1 के ऊपर चार्ज, सबसे पहले जो हमारा फोर्स जो लगता है ना, ये फोर्स ऐसा नहीं है कि देखो ये दो चार्ज है, मान लो अगर ये सेम चार्ज होते, मान लो ये प्लस प्लस या माइनस माइनस होते, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल करते, ठीक है, रिपल करते। लेकिन अगर ये डिफरेंट चार्ज होते हैं, मान लो ये प्लस का होता ये माइनस का होता, तो एक दूसरे क्या करते अट्रैक्ट करते, तो फोर्स तो लगता, और दोनों के दोनों चार्ज पे अलग अलग फोर्स लगता सेम, लेकिन लगता कैसे अलग अलग। कैसे लगता बताता हूँ। मान लो ये हमारा प्लस Q है और ये हमारा क्या है, ये भी प्लस Q है, दोनों है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा। और जब रिपल्शन लगेगा तो इस साइड लगेगा और इस साइड लगेगा। अब कैसे लगेगा, देखो Q1 की बात कर रहे हैं, मतलब F1, ठीक है, F1 जो लगेगा वो किसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्शन लगेगा, सेकंड वाले की वजह से, Q2 की वजह से। मतलब F1 के ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू 2 की वजह से। उसको किस तरीके से लिखते हैं, F12। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी कि F2 की, तो F2 के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो किसकी वजह से लगेगा, Q1 की वजह से। मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो जब भी हम फोर्स को लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें फर्स्ट वाले का निकालना है तो F1, मतलब F1 की बात कर रहे हैं, किसकी वजह से लगता है, वो पीछे आता है, मतलब ड्यू टू जिसकी वजह से हमारा फोर्स लगता है वो पीछे आता है, और जिसके ऊपर लगने वाला होता है वो कहाँ आता है, आगे आता है। क्लियर है, पहली बात है। दूसरी बात, जो हमारा ये फोर्स है, ये फोर्स किसके अकॉर्डिंग, इस ये जो लाइन है ना हमारी सेंटर लाइन, इसमें हम दोनों चार्ज के बीच में जो एक सेंटर लाइन मेजर करते हैं, इस पे इसके अकॉर्डिंग लगता है। मान लो अगर ये इस पे फोर्स लगाता, ये मान लो एक गेंद है, छोटी सी बॉल है, छोटी सी, ये भी एक बॉल है, और दोनों चार्जिंग बॉल है, ठीक है, ये आपस में दूसरे को रिपल्शन कर रही है। तो अब ऐसा तो ये भी तो हो सकता था ना कि ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये बॉल इस तरफ भी जा सकती थी, इस तरफ भी जा सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी और नीचे भी जा सकती। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं ना जाके सीधी इस तरफ गई है। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो हमारी सेंटर लाइन है इस पे ही डिपेंड करता है, इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। क्लियर है ये बात। चलो, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो लास्ट टाइम पे हमारे पास छूट गए थे। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये बोर्ड में भी पूछा गया है बहुत बार, और आईआईटी में स्पेशली पूछा गया है। मैं बता देता हूँ, बात पहले की है, जब आईआईटी जेई मेंस नहीं हुआ करता था, अब जो होता है क्या होता है, आईआईटी जेई होता है। इसके अंदर पहले कौन सा आपका होता है, मेंस, इसके बाद में आपका क्या होता है, एडवांस। पहले जब आईआईटी जेई अलग हुआ करती थी और AIEEE हुआ करती थी, AIEEE हुआ करती थी, और IIT JEE आपका अलग से हुआ करता था, IIT JEE। तो
उस समय पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा गया है। वेक्टर फॉर्म, किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म। किसकी वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में हमको बात करनी है। चलो कूलम्ब्स लॉ की वही चीज़ें, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी? उनके बीच में डिस्टेंस लिया r, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हम यहाँ पे r का क्या लेंगे? मोड। क्या लेंगे? मोड। अब मोड से क्या मतलब है हमारे यहाँ पे? मोड पे हमारा मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? r के मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं? r के मैग्नीट्यूड की। जब हम r के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, फिर वही चीज़, सर Q1 पे लगने वाला चार्ज कितना? Q1 पे लगने वाला चार्ज Q1 पे लगने वाला फोर्स कितना? F1। किसके वजह से? सेकंड की वजह से। और Q2 पे लगने वाला चार्ज कितना? Q2 पे लगने वाला फोर्स कितना? F21। कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इनके बीच में, अच्छा एक चीज़ और, जब ये दोनों की बात करेंगे तो सर यहाँ पे आने वाले डिस्टेंस की बात है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर जब हम फोर्स निकालेंगे, जब इसको वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो हमें इसका किसी ना किसी बॉडी का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। और यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? 2 निकलेंगे। किसका? डिस्टेंस का। देखो इसकी वजह से हम इस पर निकालेंगे तो इस तरफ, और इसकी वजह से इस पर निकालेंगे तो इस तरफ। अब निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं? मान लो इसकी वजह से R1 और इसके लिए क्या ले लेंगे? R2। तो जब इसकी बात करेंगे तो देखो जब भी आप निकालते हो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं इसको R1 लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की लेता हूँ R2, तो हम क्या पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड में? R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा क्या निकल के आएगा? मोड ऑफ R2 माइनस R1। इसके लिए कितना जाएगा? मोड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर है बात? अब जब हम इसकी फोर्स की बात करेंगे तो हम एक को पकड़ते हैं, किसी भी एक को। हम किसको पकड़ते हैं? इसको। कौन से वाले को? Q1 के लिए। कौन सा फोर्स निकालेंगे? F1 ड्यू टू 2। इसको बोलते इस तरीके से है बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात करते हैं तो F12 हमें किस में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में। क्या निकल के आया था कूलम्ब लॉ से? K Q1 Q2, डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? मॉड ऑफ R। अरे रे रे, लेकिन ये क्या हो गया भाई? लिखना वेक्टर फॉर्म में था, यहाँ पे तो हमारा पूरा किस में आ रहा है? स्केलर में। स्केलर में आ रहा है तो क्या चाहिए हमें? यहाँ पे यूनिट वेक्टर चाहिएगा। यूनिट वेक्टर Q1 के लिए लेंगे तो Q1 के लिए कौन सा वाला लेंगे भैया? Q1 के लिए ये वाला लेंगे ना, R1 माइनस R2। तो क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2 और इस पूरे का क्या? यूनिट वेक्टर। अच्छा ये तो पता है ना यूनिट वेक्टर कैसे होता है? ठीक है, बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, मोड, इससे निकालते हो। चलो आगे चलते हैं। फोर्स ऑन 1 2, इसको हमें भी किस में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ये जो आप R1 माइनस R2 माइनस R1 दोनों बराबर बात है, बस हम लिखते किस में? इनको वेक्टर फॉर्म में। तो R1 माइनस R2 ये मेरा किसके बराबर है भैया? मोड ऑफ R के। जब ये मोड ऑफ R के बराबर है, अच्छा एक चीज़ भूल गए यहाँ पे, क्या आएगा? स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर। चलो K Q1 Q2 अपॉन में किसके बराबर है? इसके बराबर। क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर है? जब ये मोड ऑफ R1 माइनस R2 आया तो इक्वल में ये क्या जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में मोड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब। क्या आएगा? R1 माइनस R2 का क्यूब। और यहाँ पे क्या बचेगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये जो हमारा निकल के आया है ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बाय कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको नोट्स बनाने के लिए, आप उतार सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर साइन रह गया है तो लिखना, आप लिख लीजिएगा इसको। कर लिया नोट डाउन? आगे चले, ठीक है। अब जब हमने जिस तरीके से फर्स्ट का निकाला था कि F12 का कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या हम F21 निकाल सकते हैं? जी हाँ, सिमिलर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1। ये किसके लिए आ गया भैया? F21 के लिए। क्लियर है? ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। कई जगह पे यहाँ पे R12 आपको R12, ये जो आपका मोड ऑफ R1 माइनस R2 लिखा हुआ मिलेगा, वो मिलेगा R12 या R21 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में उसको R12, किस किताबों में R21 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ये रियल फॉर्म है। आप यहाँ तक भी करके आएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और, वेक्टर फॉर्म हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने चीज़ पढ़ी होगी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना होता है? G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ रहे हो? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। सिमिलर चीज़ है बेटा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं चीज़ें। जिसने ग्रेविटेशन आराम से पढ़ा होगा, अच्छे से समझ के पढ़ा होगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से आएगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपका ग्रेविटेशन भी क्लियर हो सकता है। अब आगे चलते हैं। तो जब ये दोनों सिमिलर है तो आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों से एक बात की थी, जब फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन किसके लिए? स्मॉल डिस्टेंस के लिए, बिगर डिस्टेंस के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वेश्चन आपका आता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए हम करते हैं बात, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सिमिलरिटी की, कि भैया जी दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है और साथ ही साथ क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों के दोनों भैया, दोनों के दोनों क्या हैं? इनवर्स लो है, इट्स इनवर्स लो। अब भैया जी ठीक है, लिख दिया, इनवर्स लो क्या होता है ये तो बताइए। चलिए, इनवर्स लो आपने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था क्या? कि फोर्स इज एंटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? होता है। सर ये लिखने का क्या मतलब है? हो गया। देखो, बकायदा नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा जेई में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यदि किसी चार्ज की रेडियस को 2 टाइम्स अगर उसको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा। आपको पता है, जब आपने प्रोपोर्शनल और एंटी प्रोपोर्शनल कभी पढ़े होंगे तो आपको पता है एंटी प्रोपोर्शनल के अंदर अगर ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका इंक्रीज होता है तो राइट हैंड साइड क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड आपका इंक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि किसी 2 पॉइंट्स के बीच की रेडियस को मैंने 2 टाइम्स क्या किया? बढ़ा दिया। जब मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया तो एफ एंटी प्रोपोर्शनल आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 टाइम्स बढ़ा दी ना, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, कितना हुआ? 4 टाइम। तो क्या हुआ? एफ कितना कम हुआ? ज़्यादा हुआ, कम हुआ? 1/4 छोटा होता है या 1/2 छोटा होता है? पहले कितना था? 1/2, उसको डबल टाइम किया तो कितना हो गया? 1, पहले तो 1 ही था ना भैया,
सिंगल ही था, अब उसको बोला डबल, मैंने 2 गुना कर दिया। अब जब हम उसको 2 गुना कर रहे हैं तो रेडियस क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। यदि अगर हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की रेडियस को, या सॉरी डिस्टेंस को, रेडियस का नाम आया, सॉरी, अगर हम किसी भी 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस को डबल टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, 4 टाइम 4 गुना क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। और यही चीज़ मैंने बोली थी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है बात। दूसरी चीज़, सेम केस आपका ग्रेविटेशनल में भी है भैया, क्या है, आर एंटी प्रोपोर्शनल है ना, वो वाली बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है, रेडियस ना देके आपको बोल दे कि अगर मैंने उसके फोर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फोर्स को मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेडियस कितने टाइम कैसी होगी, तो भैया अगर आप फोर्स को डबल टाइम करोगे तो रेडियस भी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात। तो ये हमारे दोनों क्या होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी एक और सिमिलरिटी है इनके बीच में, वो क्या होती है, वो सिमिलरिटी है क्या कि जो एक्स करते हैं ना, ये सेंटर लाइन के अलोंग करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो क्या कि एक्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, कि जो लाइन इनको सेंटर की, एक्स अलोंग जॉइनिंग लाइन सेंटर। बताया था 2 चार्ज Q1 Q2 आपस में करीब आएंगे तो वही चीज़ कि ना तो ये ऊपर नीचे जा सकते, दाएं बाएं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो सेंटर लाइन से ये जुड़े होते हैं, दूसरे कनेक्टेड होते हैं। पहले बात, सेंटर लाइन हमारी क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, तो इस इमेजिनरी लाइन से ये क्या होते हैं, इसके अलोंग ही क्या करता है, काम करते हैं। क्लियर सिमिलरिटी, उतार लीजिए दोनों। चलिए आगे चलते हैं, सिमिलरिटी हो गई, बात करते हैं किसकी, डिफरेंस की। ठीक है सर, सिमिलरिटी तो बता दिया, डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, कौन कौन से फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं हमारी, जब चार्ज डिफरेंट होते हैं, चार्ज सेम होते हैं तो क्या करते हैं, क्या तो रिपल करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम क्या कि दे कैन, या फिर अट्रैक्ट एंड अट्रैक्टिव, इट्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, कि अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी क्या होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, ये हमेशा कैसा होता है, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। कभी देखा है सेब को नीचे से ऊपर जाते हुए, नहीं ना, सेब हमेशा टूट के कहाँ आती है, नीचे, न्यूटन के सर पे गिरी थी ना, ठीक उसी तरीके से। सेकंड बात करें, चलो सर, सेकंड जो डिफरेंस है इनके बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में अगर सेकंड की बात करें तो देखो, जब आप k की वैल्यू लिखते हो, यहाँ पे इस k की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या थी, परमिटिविटी। परमिटिविटी किसके लिए होती है, किसी भी मीडियम के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है भैया, इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, वैक्यूम में अलग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पानी में निकालिए, चाहे पारे में निकालिए, चाहे आप हवा में निकालिए, चाहे वैक्यूम में निकालिए, सब जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, सेम। आप इसके अंदर तो जी होता है, जी इसको क्या बोलते हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट, हाँ या ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हो ना भैया। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है, किसी भी मीडियम में जाओ आप, किसी भी मीडियम में जाओगे तो जी की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 6.67 जो आपकी आती है वो हमेशा कितनी रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है बात।
नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब इसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। चलिए अब कूलाम्ब लॉ से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड पे मैंने लिखा है पहले ही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज, कौन कौन से 3 माइक्रोकूलाम एंड 6 माइक्रोकूलाम प्लेस एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। कि हमारे पास 2 चार्ज हैं और देखो कितने छोटे चार्ज, हमने माइक्रो में लिया है उसको, ठीक है। कितना लिया है? 3 माइक्रोकूलाम का और 6 माइक्रोकूलाम का, दोनों एक दूसरे कितने पे रखे हैं भैया? 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें क्या निकालना है? उनके बीच में लगने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स निकलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कह दिया है भैया? एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, डिस्टेंस Q1 कितना दिया हुआ है? 3 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम। और जब माइक्रो को हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 10 की पावर -3 कूलाम। दूसरा कितना दिया हुआ है? 6 × 10 की पावर -3 कूलाम। जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करें और अगर आपके साथ में ऐसी एनडीटी जुड़ी होती है इसके अंदर माइक्रो, मिनी, नैनो, सेंटीमीटर, तो आपको पॉसिबल होता है कि आप सबको एक ही यूनिट के अंदर क्या करें? कन्वर्ट करें, ठीक है। हमने यहाँ सबको किस में किया है? कूलाम में किया दिया, उसको यहाँ पे किस में कर दिया? मीटर में कर दिया। रेडियस कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच में? 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन 3 × 10 की पावर -2 मीटर। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। शायद हो सकता है कि मैंने पीछे कहीं के की वैल्यू में यहाँ पावर में गड़बड़ करी है, तो उस चीज़ को आप नेगलेबल करना। क्या होता है कि जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी पावर आगे नीचे हो जाती है। चलिए फोर्स निकालना है। कूलाम लॉ क्या बताता है? F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। मैंने बताया था जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो 98 to 99% हम किसका यूज करेंगे? नॉर्मल स्केलर फॉर्म का। वेक्टर फॉर्म कभी कहीं जाके कोई एक आधे % में हम जो है उसको यूज करते हैं। चलिए सारी वैल्यू है हमारे पास। F = K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। Q कितना है? Q1 3 × 10 की पावर -3। Q2 कितना है? 6 × 10 की पावर -3 अपॉन में रेडियस कितनी है? 3 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। 3 × 10 की पावर -2 का क्या है? स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी लगभग वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी हमारी 18 × 10 की पावर 4। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? उतार लीजिए आप ताकि आगे वाले क्वेश्चन पे चल सके। तो तुम्हारे इशारे, ये चार्ज के इशारे हैं, आपको बता रहे हैं, इनको करना है। उतार लिया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन चुन के लाया हूँ। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ पे कमेंट करें और बताएं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू Fg ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 electrons placed at some distance apart in air। ओके एंड दिया हुआ क्या है हमें? गिवन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। और क्या दिया हुआ है? अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर -31 kg। के की वैल्यू अभी पढ़ी थी 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? अच्छा यूनिवर्सल कांस्टेंट भी दिया हुआ है G 6.67 × 10 की पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए 10 की पावर 10, ऑप्शन बी 10 की पावर 20, ऑप्शन सी 10 की पावर 30 एंड ऑप्शन डी 10 की पावर 40। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है का रेशियो निकालना है। ठीक है, कि कोई दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस से कुछ ही दूरी पे रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए हैं? एयर मीडियम में। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, चलो इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो भैया अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है? रेशियो पूछा है FE अपॉन में FG का, FE अपॉन में FG कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा? K Q1 Q2 अपॉन में G M1 M2। हाँ या ना? क्लियर बोलो, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, चलो जब हम आगे चलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। देखो जब दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मास भी क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम, मास भी सेम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? FE अपॉन में FG कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन में G M स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू सारी दी हुई हैं, रखते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू ये रहा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन में G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 का स्क्वायर। क्लियर है? अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे लिए FE अपॉन में FG की जो वैल्यू लगभग बराबर निकल के आएगी, और 10 की पावर कितनी आएगी? 42, और 42 आई तो हमारी जो नियर बाई है वो क्या है इसमें? ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 40। अगर आपको एग्जैक्ट 42 दे रहा है, 41 दे रहा है या फिर 40 है, देखो आपको ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर मिलेगा, तो आपको नियर बाई वाला जो आंसर होता है वो आपको टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।